मेरे गुरु थे, उनका नाम था श्री धर्मपाल। वो बहुत बड़े इतिहासकार थे। उनका जन्म मुजफ्फरनगर जिले में हुआ और उनकी पढ़ाई लाहौर में हुई थी और बाद में वो प्रोफेसर होकर भारत के बाहर चले गए थे। लंदन में टेम्स यूनिवर्सिटी में करीब 40 साल उन्होंने पढ़ाया और कई देशों में वो विजिटिंग प्रोफेसर थे। अंत में जब रिटायर वगैरह हो गए तो भारत वापस आ गए। मेरे वो गुरु थे। एक बार मैंने कहा कि स्वामी दयानंद जी ऐसा कहते हैं, तो उन्होंने कहा कहते हैं तो सही कहते हैं, इसमें गलत क्या कि भारत तो सोने की चिड़िया था। तो मैंने कहा सुना तो मैंने भी है बचपन से सोने की चिड़िया था, लेकिन इसका सबूत क्या, प्रमाण क्या इसका? तो कहने लगे तुम्हारे जैसे आदमी की यही गड़बड़ी है। मैंने कहा मेरे जैसे से मतलब? तो उन्होंने कहा जो आधुनिक शिक्षा लेकर निकले हुए लोग हैं ना, इनके जीवन में एक ही गड़बड़ी है कि वो अविश्वास पहले करते हैं, विश्वास बाद में करते हैं। और ये जो बिना पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, उसकी ये खुशकिस्मती है और खूबी है कि वो सबसे पहले विश्वास करता है, अविश्वास कभी नहीं करता। इसका मतलब इस पढ़ाई लिखाई ने हमको खराब कर दिया, अविश्वासी बनाया। हम जल्दी भरोसा ही नहीं करते किसी चीज पे। मुझे भी नहीं होता, क्योंकि मैं भी इसी आधुनिक शिक्षा में से पढ़कर निकला हुआ। तो मैंने मेरे गुरु से कहा कि मुझे तो होता नहीं विश्वास। अब आप कहते हैं स्वामी दयानंद ने कहा है, तो मुझे तो प्रमाण दिखाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमको प्रमाण चाहिए तो लंदन जाओ। मैं पूछा क्यों, लंदन क्यों? तो उन्होंने कहा सब प्रमाण वहीं पे हैं, भारत के सारे प्रमाण वहां हैं। तो फिर तब से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई और फिर मुझे लंदन जाने का जब चांस मिला, मौका मिला, तो मैंने वहां वो प्रमाण देखे। लंदन में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी। हाउस ऑफ कॉमन्स माने अंग्रेजों की लोकसभा। तो अंग्रेजों की लोकसभा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। वहां भारत के बारे में लाखों दस्तावेज, लाखों की संख्या। और लंदन शहर में और एक दूसरी लाइब्रेरी है, उसको ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी कहते हैं। वहां पे भी भारत के बारे में लाखों दस्तावेज। उनमें से कुछ 50,000 दस्तावेज मेरे पास भी हैं, जो वहीं के हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी के हैं, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी के हैं, थोड़ा सॉर्बोन की एक बड़ी लाइब्रेरी है फ्रांस में, वहां के हैं। ऐसे अलग अलग जगह के कुछ दस्तावेज हैं। संख्या लगभग 50,000 है, लेकिन लाखों में दस्तावेज वहां है, जो ये बताते हैं कि भारत कैसा देश था अंग्रेजों के आने के पहले। अंग्रेजों के आने के पहले ये देश कैसा था, एक दस्तावेज का जिक्र करता हूं। सन 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बहस हो रही थी। तारीख बताता हूं आपको, 23 जून 1813 ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस हो रही थी। अंग्रेजों का एक सांसद बोल रहा था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। 3.5 घंटे वो भाषण दिया। उस भाषण में वो भारत के बारे में जिक्र किया। उसने भाषण की शुरुआत की थी हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया। भाषण की शुरुआत हुई थी भारत को ईसाई कैसे बनाया जाए, यहां से शुरू किया। उसका पूरा भाषण मेरे पास है। उसमें वो कहता है कि भारत को ईसाई बनाना। क्यों बनाना है? इसलिए बनाना है कि ये देश धन धान्य से भरपूर है भारत, और इसलिए बनाना है कि अंग्रेजों का देश बहुत गरीब है, तो अंग्रेजों को गरीबी मिटानी है। तो वो भारत की अमीरी से मिट सकती, माने भारत का पैसा लंदन आता रहे, तो भारत तो जो हो सो हो, हम अमीर हो जाएंगे। और वो ये बात अपने देश के बारे में कह रहा है, क्योंकि आज से 250 साल पहले इंग्लैंड में बहुत भूखमरी थी। इतने लोग भूख से मरते थे कि सन 1400 से 1500 के बीच में 3.5 करोड़ अंग्रेज लोग भूख से मर गए थे। अंग्रेजों की आज जनसंख्या 7 करोड़ है और आधी जनसंख्या मर गई थी गरीबी के कारण। इतनी भूखमरी होती थी। तो विल्बरफोर्स कह रहा हम बहुत गरीब हैं, हमारे देश को गरीबी मिटानी है, और भारत के पास इतना अथाह पैसा है कि 1000 साल भी हम लूटें तो खत्म नहीं होने वाला। तो भारत को 1000 साल तक लूटते रहना है। ये तभी संभव हो जब हमारा शासन भारत में चले, और हमारा शासन भारत में हमेशा चलता रहे। ये तब संभव हो जब भारत के लोग ईसाई हो जाए।
जो राजा का धर्म है वो ही प्रजा का हो जाए, तो प्रजा और राजा में टक्कर नहीं होगी, टकराव नहीं होगा। जैसे हम होंगे वैसी प्रजा हो जाएगी। तो इसलिए भारत को ईसाई बनाना, ईसाई बनाने के लिए हमें भारत से पैसा लाना, 1000 साल तक लूटना। तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर उस समय था ग्लैडिस्टन। वो पूछ रहा है विल्बर फोर्स को बीच में रोक के कि तुमको कैसे मालूम भारत इतना पैसे वाला देश, इतना समृद्धशाली, इतना। तब वो कहता है कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में गई है उसके अधिकारियों ने सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षण की कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा बताओ। तो एक सर्वे की रिपोर्ट वो कोट कर रहा है और कह रहा है कि भारत का सारी दुनिया में 33% निर्यात हो रहा है। इसको फिर से सुनिए, सारी दुनिया में भारत का निर्यात 33% हो रहा है। माने वर्ल्ड का टोटल मार्केट में 33% कंट्रीब्यूशन भारत का है। दुनिया में अगर $100 अरब का माल बिक रहा है तो $33 अरब का माल भारत का बिक रहा है। फिर वो कहता है भारत के बाद जो दूसरे नंबर पर हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो चीन है, जिसका 27% माल दुनिया में बिक रहा है। और भारत और चीन दोनों को मिला दिया जाए तो आधे से ज्यादा माल तो ये 2 ही देशों का बिक रहा है पूरी दुनिया में। तो वो कोट कर रहा है सर्वे की रिपोर्ट को। अब ये जो 33% एक्सपोर्ट हो रहा है, तो फिर वो पूछ रहा है प्राइम मिनिस्टर क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से। तो वो बोल रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है भारत से वो है कपड़ा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी सबसे अच्छी है। आपको मालूम है यहां मलमल बनता था, मलमल की थान होती थी, 12 गज लंबा मलमल का थान तह करते हुए एक दिया सलाई के डब्बे में रख सकते थे, इतनी बारीक बुनाई होती थी। तो वो विल्बर फोर्स कह रहा है हाईएस्ट एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का, और वो कह रहा है कि दुनिया को कपड़ा पहनना तो भारत ने सिखाया। उसके ये शब्द पे ध्यान दीजिए। तो ग्लैडिस्टन हैरान हो गया। तो वो कहता है हाँ, दुनिया जब कपड़ा पहनना जानती नहीं थी तब भारतवासी मलमल बनाते थे, इतनी बारीक बुनाई था, और ये मशीन से नहीं बनता, हाथ से बनता है। तो ग्लैडिस्टन कहता है आई कांट बिलीव इट। वो कहता है मुझे भरोसा नहीं होता। तो विल्बर फोर्स कहता भरोसा तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन ये रिपोर्ट सामने रखी है, इसका क्या करूं। और ये भारतवासियों की बनाई हुई नहीं है, हमारे अधिकारी जो भारत में गए हैं उनकी बनाई हुई रिपोर्ट। कपड़ा बिकता था बहुत बड़े एक पैमाने पर, यहां से 33 देशों में जाता था। फिर दूसरा एक्सपोर्ट होता था स्टील का, स्टील बनता था इस देश में। फिर तीसरा एक्सपोर्ट होता था ईंट, ब्रिक्स का, ये घर बनाने के जो काम आती है। चौथा एक्सपोर्ट था हमारे देश में, आजकल हम सीमेंट बोलते हैं, पहले जमाने में चूना हुआ करता था, चूना बहुत बड़ा एक्सपोर्ट था। ऐसे 36 एक्सपोर्ट। और वो बोलता है विल्बर फोर्स कि दुनिया के सारे देश भारत के लिए परेशान है कि उनको ये माल चाहिए, और भारत की मोनोपोली है, कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी ये सामान बनता है। अब ग्लैडिस्टन पूछ रहा है तो फिर भारत सोने की चिड़िया कैसे हो गया। तो वो बताता है कि ये जो बिक रहा है सारा माल, इसके बदले में भारत को सोना मिलता है। हम कपड़ा बेचते हैं और हमको सोना मिलता है, हम लोहा बेचते हैं, हमको सोना मिलता है, हम ईंट बेचते हैं, हमको सोना मिलता है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में करेंसी नहीं थी, सोना ही था, चांदी ही थी, हीरे जवाहरात थे। और आप जानते हैं बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में आप कुछ देंगे तब कोई दूसरा देगा। तो हम कपड़ा देते थे तो वो सोना देते थे हमको, हम स्टील देते थे तो सोना देते थे। और हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार था अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोना होता है, आप जानते। तो अफ्रीका के व्यापारी हमसे ये खरीदते थे और बदले में हमको सोना मिलता। और ये 3000 साल चला, 3000 साल हमने सोना लाया कपड़ा बेच के, हमने सोना लाया लोहा बेच के। तो इतना सोना इकट्ठा हो गया इस देश में कि सारी दुनिया ने भारत को सोने की चिड़िया कहना शुरू किया। और सोना इतना हो गया हमारे पास कि हमने गहने और जेवरात तो सोने के बनाए ही, फिर जरूरत पड़ने पर मंदिर भी सोने के बना डाले। दुनिया में ये हजारों साल का एक ही देश है जहां सोने के मंदिर है। सोने की मस्जिद नहीं है, सोने का गिरजाघर नहीं, यहां सोने के मंदिर है। और आप कहेंगे एक मंदिर है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर,
मैंने अंग्रेजों के दस्तावेज ढूंढ ढूंढ कर निकाले तो भारत देश में अंग्रेजों के आने के पहले तक 11,000 से ज्यादा सोने के मंदिर। एक एक मंदिर के पास 300 से 400 मीट्रिक टन सोना, एक एक मंदिर के पास। मंदिरों में सोना कहां से आया? समाज ने दान में दिया। समाज के पास कहां से आया? तो व्यापार करके लाया। हमने लूटा नहीं किसी को। भारत का एक भी व्यापारी कभी किसी को लूटने नहीं गया। भारत का कोई राजा कभी दूसरे देश पर हमला करने नहीं गया। यहां बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनका सारी दुनिया सम्मान करती थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को आप जानते हैं, हर्षवर्धन को आप जानते हैं, अशोक को आप जानते हैं। सारी दुनिया इनके चरणों में पड़ी रहती थी, लेकिन ये कभी दूसरे देश को लूटने नहीं गए तो धर्म प्रचार करने गए। हमने लूटा किसी को नहीं। फिर सोना कहां से आया? व्यापार करके कमाया हमने, और व्यापार में हम सबसे ऊपर थे, इसलिए इतना सोना है। तो वो सोना चांदी इतना जमा हो गया था इस देश में, इसलिए सारी दुनिया में सोने की चिड़िया नाम से भारत प्रसिद्ध हो, क्योंकि व्यापार बहुत ऊंचा था इस देश में। ये दस्तावेज पढ़ने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि भारत उद्योग प्रधान देश था, सिर्फ कृषि प्रधान नहीं था। हमको ये बताया गया ना, भारत कृषि प्रधान देश। कृषि तो सेकेंडरी है, उद्योग तो प्राइमरी थे। और ये सब इतना सारा 3000 साल हम सोना कमाते रहे, फिर मंदिर बनाते रहे, सोना दान करते रहे। सोने का उपयोग इस देश में सबसे ज्यादा है, आज भी सबसे ज्यादा। हम गरीबी में हैं, फिर भी दुनिया का सबसे ज्यादा सोना इसी देश में। भले वो घरों में है, ये अलग बात है, लेकिन है अभी भी इस देश में। तो इसलिए ये देश पैसे वाला समृद्धशाली बना। और यही कारण था जो अंग्रेज यहां आए, फ्रांसीसी आए, डच लोग आए, पुर्तगाली लोग आए। आप जरा सोचो, अगर हम गरीब होते और भुखमरी के शिकार होते तो अंग्रेज यहां 200 साल छक मारते। 200 साल, 2-4 साल में लौट जाते। अगर हम गरीब होते, भुखमरी के शिकार होते, तो फ्रांसीसी क्यों आते? वास्को डिगामा क्यों आया अपनी पूरी फौज लेके? सिकंदर क्यों आया यूनान से चलकर यहां तक? ये सारे लोग आए क्योंकि हमारे पास कुछ था, और वो दो ही चीजें थी, एक तो ज्ञान और दूसरा पैसा, समृद्धि। ज्ञान भी बहुत था इस देश में। और भारत तो नाम ही ज्ञान है। संस्कृत का शब्द है भा। भा का मतलब है ज्ञान, और रथ माने लगा हुआ। ज्ञान में लगा हुआ देश है ये भारत। ज्ञान भी बहुत ऊंचा। कितने हजारों विद्यार्थी विदेशों से आकर यहां पढ़ते थे। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, ये तो 2 नाम है, ऐसी हजारों विश्वविद्यालय थे। मेरे पास पूरी सूची है कितने विश्वविद्यालय कहां कहां थे इस देश में। तो ज्ञान में बहुत ऊंचा था, पैसे में बहुत ऊंचा था। तो 2 ही खोज में सब आते थे। कोई ज्ञान लेने आता था, कोई पैसा लेने आता था। इसलिए हजारों साल हम कहीं नहीं गए, सब यहां आए। तो इसलिए भारत दुनिया में गुरु था, क्योंकि ज्ञान भी यहीं से मिलता था लोगों को, और धन और संपत्ति भी यहीं से मिलती। फिर गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि जब बहुत ज्यादा संपत्ति आ गई हमारे पास, तो हमने संपत्ति की कदर करना बंद कर दी। जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो जाए ना, तो कदर नहीं होती उसकी। कदर कैसे बंद हुई? हमने एक फिलॉसफी बनाई इस देश में, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आर्य समाजी कहेंगे ये पौराणिकों की बनाई हुई है। सच में हम लोगों ने यही गड़बड़ कर दी इस देश में। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, क्या उल्टी बात कर रहे हैं। अगर जगत मिथ्या है तो सब मिथ्या है। फिर तो जगत मिथ्या नहीं होता, ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। लेकिन कुछ 1000 साल हमारा दिमाग ऐसा घूम गया, और ये दिमाग पता है किसने घुमाया? बौद्ध धर्म के लोगों ने हमारा दिमाग घुमाया। आप जानते हैं बौद्ध धर्म इसी देश में आया। तो बौद्ध धर्म वालों ने ये फिलॉसफी इतनी तेज फैलाई, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये सोना है, चांदी है, ये जगत है, ये मिथ्या है, बेकार है, इसको छोड़ो, जाने दो, माया है, मत फंसो। तो मत फंसो, मत फंसो, मत फंसो। तो माया से हमको दूर हटाते गए,
तो जगत से भी दूर हटते गए। फिर परिणाम क्या हुआ कि जब विदेशी आए लूट मार करने के लिए, तो हमने कहा अरे क्या है, माया है, लूट रहे हैं, लूटने दो। तो जो विदेशी आया वो लूट के ले गया, हम तालियां बजाते रहे। सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए महमूद गजनवी आया, 17 बार उसने मंदिर लूटा और मंदिर के पुजारी खामोश लूट को देखते रहे। 250 पुजारी थे और 117 महमूद गजनवी के सैनिक थे। 250 पुजारी थे, 250। एक एक पुजारी एक एक लाठी लेकर अगर महमूद गजनवी की सेना पे मिल जाता तो महमूद गजनवी पहले साल में ही मर जाता। लेकिन वो पुजारी बोलते रहे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मंदिर है, जगत का हिस्सा है, लुट रहा है, लुटने दो, फिर आ जाएगी, ये तो संपत्ति है, माया है। आजकल और भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, माया में मत फंसो, ये संपत्ति में मत फंसो। मैंने बहुत सारे साधु बाबाओं को पूछा, भाई माया में हम ना फंसे ये तो ठीक है, आप क्यों फंसे हुए हो? एक साधु बाबा है, मैं नाम नहीं लेता, वो रोज यही भाषण देते हैं, माया में मत फंसो, और कहते मेरे को दे दो, तुम मत फंसो, मुझे दे दो, मैं संभालूंगा तुम्हारी माया। तो जैसे आजकल के कुछ पाखंडी लोग हैं ना इस देश में जो आपको उल्लू बनाते रहते, ऐसे ही कुछ पाखंडी 1000 साल पहले हो गए इस देश में। उन्होंने खूब उल्लू बनाया लोगों को, माया में नहीं फंसो। तो विदेशी आए, माया को लूटते रहे और वो लूटते रहे, हम लुटवाते रहे, वो लूटते रहे, हम लुटवाते रहे। एक दिन सब खाली हो गया। महमूद गजनवी ने लूटा, तैमूर लंग ने लूटा, नादिर शाह ने लूटा, अहमद शाह अब्दाली ने लूटा, फिर उसके बाद बाबर आ गया, फिर उसके खानदानियों ने लूटा, फिर वो खानदान खत्म हो गया तो फिर उसके बाद पुर्तगाली आ गए, उन्होंने लूटा, पुर्तगाली चले गए तो फ्रांसीसी आ गए, उन्होंने लूटा, फ्रांसीसी गए तो फिर अंग्रेज आ गए और उन्होंने तो 250 साल खूब जम के लूटा। उस लूट का परिणाम ये हुआ कि सोने की चिड़िया नाम का भारत अब मिट्टी की चिड़िया भी नहीं रह गया। अब स्थिति इस देश की ये है, 250 साल पहले जो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला देश था, अब दुनिया के सबसे गरीब देशों में हमारी गिनती होती है। 113 करोड़ की हमारी आबादी है, जिसमें 84 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनकी एक दिन की कमाई 20 रुपए से कम है। ऐसा देश हो गया। इस लूट ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। ये लूट कैसे हुई? कई तरीकों से हुई ये लूट। एक तो ये था कि ये विदेशी आते थे और जो धन संपत्ति हमारे मंदिरों में था उसको लेके जाते थे, ये एक तरीका था। दूसरा ये तरीका था कि विदेशी आते थे और हमको उल्लू बना के अपना माल बेचते थे और हमारा पैसा मुनाफे के रूप में लेके जाते थे। जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं वो हम उनसे लेते थे। आप सोचो, दुनिया में ऐसा कोई समाज है जो अपनी जरूरत के बिना का सामान खरीदे? हमने खरीदा, आज भी खरीद रहे हैं। हमारी अकल ही खत्म हो गई है कि ये हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए चाय की हमें कभी भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि ये गर्म देश है। गर्म देश में चाय ना पी जाती है ना पिलाई जाती, और गर्म देश में चाय उत्पादन भी नहीं हो सकती। चाय उत्पादन होने के लिए ठंडा देश चाहिए। यूरोप और अमेरिका में चाय हो सकती है, भारत में नहीं। तो वो चाय लेके आए हमारे देश में। हम गर्म देश वाले जो दूध पीते थे, लस्सी पीते थे, मट्ठा पीते थे, हर दिन दही होता था, हर दिन मक्खन होता था, दही और दूध की नदियां जिस देश में बहती थी, उस देश के लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया। अंग्रेज बहुत चालाक थे, उनको भारतवासियों की एक कमजोरी पता चल गई। उनको ये पता चला कि ये भारतवासी मुफ्त में कुछ भी लेते। हाँ, तो सबसे पहले चाय उन्होंने मुफ्त में पिलाई। जगह जगह चाय के दुकानें खोली, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय पिलाई मुफ्त में। हमने पीना शुरू किया मुफ्त में, फिर आदत पड़ गई, फिर खरीद के पीना शुरू किया, और अब इतनी पी रहे हैं जो दुनिया में कोई नहीं पीता। एक साल में हिंदुस्तानी लोग 70 करोड़ किलोग्राम चाय पी जाते हैं। 10,500 करोड़ रुपए की ये चाय होती है। इस 10,500 करोड़ की चाय पीकर जो बीमारियां आती हैं, क्योंकि चाय एसिडिक है, आप जानते हैं, तेजाबी है। ज्यादा चाय पिएंगे तेजाब और बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी से 103 रोग आते हैं। तो ये चाय बिकती है 10,500 करोड़ की, इससे रोग पैदा होते हैं। उन रोगों का इलाज करने में खर्च करते हैं हम 6.5 लाख करोड़।
ऐसे मूर्खानंद हैं इस देश के लोग जो अपने को बड़ा स्मार्ट समझते हैं। ज्यादा स्मार्ट वो हैं जो उठते ही चाय पीते हैं, और ज्यादा स्मार्ट वो हैं जिनको टट्टी तब उतरती है जब चाय पी लेते हैं। सुपर स्मार्ट है, बैठती चाहिए, उसके बिना तो टट्टी भी नहीं उतरती। तो ये महानुभाव लोग जो इस देश में अंग्रेजों के छोड़े हुए हैं, मैं कहता हूं ये काले अंग्रेज हैं, वो तो गोरे अंग्रेज थे, चाय पीते थे, ये सब काले अंग्रेज हैं। हमारे हिंदुस्तानियों ने ऐसा नियम बना दिया, एवरी टाइम इज टी टाइम, कभी भी चाय पी सकते हैं। किसी के भी घर में चाय पियोगे, हाँ ले आओ, एक बार भी कोई नहीं कहता जी नहीं पिएगी, हाँ ले आओ। और वो पूछेगा इसलिए कि उसको भी पीनी है, तो वो खुद पिएगा, आपको पिलाएगा। तो 10,500 करोड़ की चाय अंग्रेजों के जमाने में बिकती नहीं थी, अब 10,500 करोड़ की बिकती है। हम चाय पी पी के अंग्रेजों के गुलाम हो, हमने ऐसी चीज खरीदी जो जरूरत नहीं। फिर दूसरी चीज हमने खरीदी अंग्रेजों से, अफीम। आपको मालूम है अंग्रेज चीन से अफीम लेके आते थे, भारत में बेचते थे, फिर मुनाफा लेके जाते। अफीम लेना शुरू कर दिया, चाय लेना शुरू कर दिया, फिर उनकी चीनी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं चीनी सबसे पहले इंग्लैंड में बनी, भारत में नहीं बनी। चीनी लेना शुरू कर दिया, फिर मैदा लेना शुरू कर दिया उनसे। हम तो आटा खाने वाले लोग थे, हमने मैदा खाना शुरू कर दिया। फिर उनके बेकरी आइटम बिकने लगे इस देश में, पाव रोटी, डबल रोटी, बिस्किट, ये सब उन्होंने लाना शुरू कर दिया, ये बिकना चालू हो गया। धीरे धीरे अंग्रेजों का इतना धंधा बढ़ा इस देश में कि सारा सोना हमारा जो हमने लाया था 3,000 साल कमा के, वो अंग्रेजों को दे दिया व्यापार के चक्कर। एक तो उन्होंने सीधे लूटा यहां से, दूसरा उन्होंने व्यापार करके लूटा यहां से, और तीसरा तरीका उन्होंने अपनाया कि किसी के पास कुछ न बचे हिंदुस्तानियों के पास, टैक्स और लगा दिए इस देश में। जब उनकी सरकार बन गई तो टैक्स के माध्यम से लूटा उन्होंने। कैसे टैक्स लगाए उन्होंने? भारतवासी कोई भी सामान का उत्पादन करें तो एक्साइज ड्यूटी लगा दी उन्होंने, फिर सामान को बेचें तो इनकम टैक्स लगा दिया उन्होंने, सेल्स टैक्स लगा दिया उन्होंने, रोड टैक्स लगा दिया, टोल टैक्स लगा दिया। तो टैक्सों के माध्यम से पैसा लूट लिया। फिर किसानों को लूटा लगान लगा के, जमीन पे लगान लगा दिया, लैंड रेवेन्यू, और वो 50% से लेकर 90% तक था। माने जितना उत्पादन करेगा किसान, उसका 50% अंग्रेजों को देना। तो किसानों से लूट लिया, व्यापारियों से लूट लिया, ग्राहकों से लूट लिया, सब लूट लूट के ये धन इंग्लैंड जाना शुरू हुआ। और तब हिंदुस्तानियों को थोड़े दिन के बाद चेतना आई कि हमारा कितना बड़ा लूट हो रही है। ये चेतना आई तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा भाई नेहरूजी, उन्होंने एक किताब लिखी। सबसे पहली किताब इस देश में उनकी आई कि अंग्रेजों ने कितना लूटा, फ्रांसीसियों ने कितना लूटा, डच लोगों ने कितना लूटा। फिर उसके बाद लाइन लगी, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने लिखा। आज सैकड़ों किताबें इस देश में हैं, जो आप पढ़ें तो आपको खून के आंसू आएंगे, कितना लूटा ये देश। और 1-2 साल नहीं, 1-2 साल नहीं, 1000 साल, महमूद गजनबी से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी, उस लूट में सारा धन चला गया, हम गरीब हो गए। भगवान ने हमें गरीब नहीं बनाया। अगर ये देश को भगवान ने गरीब बनाया होता तो सोचो ये देश कैसा होता। हम गेहूं का एक बीज खेत में डालते हैं, फिर उसमें से पौधा बनता है, और उस पौधे में कम से कम 60 से 70 गेहूं के दाने आते हैं। ये देश गरीब कैसे, बताओ? एक बीज डाला तो 70 बीज पैदा हो गए, माने 70 गुना ज्यादा उत्पादन। भगवान ने तो ऐसी व्यवस्था बनाई है इस देश में। तो भगवान का बनाया हुआ गरीब नहीं है ये देश। हम आम की एक गुठली लगाते हैं, आम का पेड़ हो जाता है, तो कम से कम 100 साल तक वो फल देता है, और एक एक साल में 8 से 10 हजार आम टूटते हैं। गरीबी कहां है? उत्पादन तो इतना है। तो भगवान ने गरीब नहीं बनाया, इस देश को तो लुटेरों ने गरीब बनाया, और हमने लुटेरों को बुलाया। आप जानते हैं, सारे विदेशी लुटेरों को हमारे ही लोग लेके आए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये सब भारत के ही गद्दारों द्वारा बुलाए गए थे।
कभी गुजरात में तो कभी कहीं तो कभी कहीं। और ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती भी एक भारत के ऐसे ही गद्दार ने कराई थी जिसका नाम था मीर जाफर। तो अपने ही देशवासियों की गद्दारी से हम लूटे, विदेशियों ने हमको लूटा, और आपस में हम इतने लड़ते और झगड़ते रहे कि विदेशी मजा करते रहे। हम आपस में ही लड़ते रहे, ये राजा उससे लड़ेगा, वो उससे लड़ेगा, ये उसको लड़ेगा, और विदेशी सबको लूटेंगे। ये चलता रहा इस देश में। इस लूट में हम बर्बाद हो गए, गरीबी आ गई, भुखमरी आ गई, बेरोजगारी आ गई। फिर जब अंग्रेज गए इस देश को छोड़कर, तो सब क्रांतिकारियों का एक ही सपना था कि अंग्रेज चले गए, अब भारत की लूट बंद हो जाएगी। अंग्रेज चले गए, अब भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। अंग्रेज चले गए, अब फिर से हम दुनिया में सबसे आगे आ जाएंगे। ये सबका सपना था। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, जितने क्रांतिकारियों के नाम आप जानते हैं, सबका एक ही सपना था, अंग्रेज जाएंगे तो देश फिर से खुशहाल होगा, सुख और समृद्धि वाला होगा। लेकिन अंग्रेज चले गए, अब 60 साल हो गए। अब 60 साल के बाद देश में देखो, न कहीं खुशहाली है, न कहीं समृद्धि है। खुशहाली और समृद्धि अगर है तो भारत के 10, 20, 50 लोगों के घरों में धीरूभाई अंबानी, नुस्ली वाडिया, जमशेदजी टाटा या और 72-75 घराने हैं, इनके घरों में तो समृद्धि दिखती है। और इनके साथ इनके कुछ सहयोगी एजेंट वगैरह है जो कुल आबादी का 1% से ज्यादा नहीं। बाकी तो गरीबी का पूरा महासागर इस देश में। हमारी सरकार के आंकड़े हैं 84 करोड़ भारतवासियों के पास एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम। 84 करोड़। तो अंग्रेज गए, 60 साल हो गया, अब देश क्यों नहीं सुखी हो रहा, क्यों समृद्धशाली नहीं हो रहा? बात ऐसी है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए। गोरे अंग्रेज तो विदेश से आए थे देश को लूटने के लिए, ये हरामखोर काले अंग्रेज तो अपने देश में से ही पैदा हो गए देश को लूटने के लिए। जिनको आज आप नेता कहते हैं ना, वो किसी भी पार्टी के हों, मैं इनको काला अंग्रेज कहता हूं। ये भी लूटने में ऐसे ही लगे हुए हैं इस देश को जैसे महमूद गजनबी और मोहम्मद बिन कासिम लगे हुए। मेरे पास भारत के 419 नेताओं के सारे रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने एक दिन स्वामी जी को दिखाए थे, और उसी दम पे स्वामी जी कहते हैं स्विस बैंक का पैसा वापस ला। ये 419 नेता हैं जिनके नाम मैं कभी आपको बोल कर बताऊंगा, यहीं दिल्ली में बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, थोड़े समय के बाद। इनमें से किसी के पास 20 साल पहले टूटी साइकिल नहीं थी, और इतना भी पैसा नहीं था उनकी जेब में कि चाय का प्याला खरीद के खुद पी सके। चाय भी पीनी होती थी तो दूसरी की जेब से पैसा निकाल के पीते थे। और आज इन 419 नेताओं में एक एक के पास 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, कुछ के पास तो 50,000 करोड़ तक की संपत्ति। कहां से आई है? इसी देश में से लूट कर इन्होंने कमाई। इनके बाप दादों के पास तो कुछ नहीं था। कई नेता तो ऐसे थे जो खुद यहां दिल्ली में सिनेमा की टिकट ब्लैक करते थे, यही दिल्ली के नेता, और रेहड़ी पे बैठ के टिंडा, तोरई, लौकी और टमाटर बेचते थे यही दिल्ली की सड़कों में। और आज एक एक के पास 10-10 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़, 20-20 हजार। इन 419 नेताओं का एक दिन पूरा हिसाब निकाला था मैंने। इन्होंने भारत में जो पैसा लूटा, भ्रष्टाचार करके, घोटाला करके, आप जानते हैं भ्रष्टाचार और घोटाला इस देश में हर दिन होता है, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ना हो। इन नेताओं ने 45 लाख करोड़ रुपया लूटकर विदेशी बैंकों में जमा कर रखा। अंग्रेज आए, लूट कर ले गए, हमें समझ में आता है कि वो विदेशी थे, लुटेरे थे। हमारे ही अपने देश के नेता देश को लूटने में लग गए, और इन्होंने अंग्रेजों से कम नहीं लूटा इस देश को, उससे ज्यादा लूटा। अब ये लूट लूट के घर भर रहे हैं अपना। और इन नेताओं का एक ही खेल है इस देश में, पैसा बनाओ और कुर्सी पे आओ, कुर्सी पे आओ फिर पैसा बनाओ, फिर पैसा बनाओ फिर कुर्सी पे आओ, फिर कुर्सी पे आओ फिर पैसा बनाओ। यही खेल चलता है। इनका ना कोई सिद्धांत है, इनका कोई नीति नहीं, इनका कोई नियम नहीं, इनका एक ही सिद्धांत, एक ही नीति, लूटो लूटो लूटो। जहां से लूटने को मिले लूटो, जितना नीचे गिरना पड़े नीचे गिर के लूटो। उसकी कोई इन्होंने सीमा नहीं बनाई।
तो 60 साल इस देश को इन्होंने लूट लिया, और इन्होंने लूटा ही नहीं, दूसरों से भी लुटवाया इस देश को। खुद तो लूटा, दूसरों से भी लुटवाया। एक एक नेता इस देश में जब प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हो जाता है तो विदेशी कंपनियों को बुला बुला के लाता है, भाई मेरे राज्य में आओ विदेशी कंपनियों वालों और लूटो मेरे राज्य। आपको मालूम है इस देश में पिछले 15 साल से एक नीति चल रही है, उस नीति का नाम तो रखा है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लेकिन वास्तव में है वो भारत की लूट। इन नेताओं ने जब जब इनको मौका मिला प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर होने का, इन्होंने हजारों विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दे दिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था ना इस देश में, वो जहांगीर ने दिया था। जहांगीर उस समय भारत का प्रधानमंत्री था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो जहांगीर ने लाइसेंस दिया व्यापार करने का। आज के जहांगीर ये हैं जो विदेशियों को लाइसेंस दे रहे हैं। 4,500 कंपनियों को इन्होंने बुला लिया। किसी का नाम है पेप्सी कोला, कोई है कोका कोला, कोई है कॉलगेट पामोलिव, कोई है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोई है रैकेट एंड कोलमैन, कोई है जॉनसन एंड जॉनसन, कोई है सीबागाएगी, कोई है सेंडोस। ऐसी 4,500 कंपनी, और ये लूटने में अब लग गई है इस देश में। ये कैसे लूट रही हैं? नेताओं ने इनको लाइसेंस दे दिए, ये कंपनियां अपना कुछ सामान बनाती हैं, वो सामान घर घर में आ रहा है, हम सब उसे खरीद रहे हैं। हम क्यों खरीद रहे हैं? हमें मालूम ही नहीं है कौन सा सामान भारत का है, कौन सा विदेशी है, क्योंकि हमें कोई पढ़ाता नहीं है, कोई बताता भी नहीं है स्कूल कॉलेज में। तो हम अनजाने में कई बार ऐसा सामान खरीदते हैं जो बाहर की कंपनियों का है, विदेशी, और उसका सारा पैसा देश के बाहर जाता है। जैसे एक पेप्सी कोला का बोतल आप खरीद लो तो इस देश का 7 रुपए बाहर चला जाएगा। 10 रुपए में बोतल आती है, 3 रुपए यहां रहेगा, 7 रुपए विदेश चला जाएगा। एक आप कॉलगेट पामोलिव का पेस्ट खरीद लो 27 रुपए का, उसमें से 5 रुपए भारत रहेगा, 22 रुपए विदेश चला जाएगा। अगर आपने बाटा का जूता खरीद लिया 399 रुपए 95 पैसे का, तो उसमें से 200 रुपए भारत के बाहर चला जाएगा। अगर आपने विदेशी कंपनी की कार खरीद ली 5 लाख की, तो 3 लाख रुपए भारत से बाहर चला जाएगा। और 15 लाख की खरीद ली तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए बाहर चला जाएगा। आपने विदेशी कंपनी का रेफ्रिजरेटर खरीद लिया 15,000 का, तो कम से कम उसमें से 9,000 रुपए विदेश चला जाएगा। आपने विदेशी कंपनी का टीवी खरीद लिया मान लो 10,000 का, तो कम से कम उसमें से 6,000 विदेश चला जाए। तो एक दिन मैंने ये सब हिसाब निकाला, 4,500 कंपनियों का हर साल इस देश में जो सामान बिक रहा है उससे 2 लाख करोड़ रुपए विदेश में जा रहा है। हर साल 2 लाख करोड़, एक साल, 2 साल में 4 लाख करोड़, 3 साल में 6 लाख करोड़, 4 साल में 8 लाख करोड़, और ये सिलसिला पिछले 60 साल से चल रहा है। आजादी मिली उसके बाद से ही विदेशी कंपनियां फिर आ गई इस देश में। जिन कंपनियों के खिलाफ हमने संघर्ष किया था और लाखों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया था, उन्हीं कंपनियों को हमारे नेताओं ने फिर बुला लिया इस देश में। और हमारे यहाँ नियम ऐसा बन गया है कि जो नेता जितनी विदेशी कंपनियों को बुलाए वो उतना ही अच्छा, माने जो जितनी ज्यादा मीर जाफरी करे वो उतना ही अच्छा, जो जितनी ज्यादा गद्दारी करे वो उतना ही अच्छा। ये इस देश का उसूल बन गया। अब समस्या क्या है कि लाखों करोड़ों अंग्रेज लूट ले गए, उसके पहले फ्रांसीसी ले गए, डच लोग ले गए, उसके पहले मुसलमान लूट के ले गए। अब जो थोड़ा बहुत बचा और 60 साल में हम कमा रहे हैं, वो अब ये नए नए विदेशी आकर लूट के ले जाए। और क्या क्या सामान बेच के लूट ले जा रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है। अमेरिका की कंपनी यहां आलू का चिप्स बेचकर हजारों करोड़ लूट रहे हैं। एक आलू के चिप्स का पैकेट आता है, उसका नाम है रफल्स, और एक है हॉस्टेस। पैकेट एक खरीदो 15 रुपए का, और आलू का चिप्स उसमें 15 ग्राम निकलता है। पैकेट खोलो तो आधे से ज्यादा हवा निकलती है, और गिनकर मैंने देखा 15 चिप्स निकलते हैं आलू के। अब 15 ग्राम आलू का चिप्स 15 रुपए का, तो 1000 रुपए किलो आलू का चिप्स बिक रहा है। जिस देश के किसान का आलू 10 रुपए किलो नहीं बिकता, उस देश में आलू का चिप्स 1000 रुपए किलो बिकता। किसान भूखे मर रहा है, आलू पैदा कर करके सड़क पे फेंक रहा है, क्योंकि आलू को भाव नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे घर में खेती होती है। हमारे यहाँ आलू की फसल जब होती है
तो खोद खोद कर आलू खेत से सड़क पर फेंक देते हैं हम, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के मंडी लेके जाएं तो डीजल का खर्चा नहीं निकलता, इतना सस्ता आलू बिकता है, 50 पैसे किलो, 1 रुपए किलो। और वही आलू विदेशी कंपनियां लेती हैं और 1000 रुपए किलो में चिप्स बना के बेचती हैं। मुनाफे का अगर आप हिसाब निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हजारों प्रतिशत मुनाफा है आलू के चिप्स के धंधे। सोने चांदी की बात नहीं कर रहा, ऐसे लूट रहा है देश। पढ़े लिखे लोगों के बच्चे लगातार वही आलू का चिप्स खा रहे हैं जो बाजार में मिलता। अम्मा भी बना सकती है उनकी, लेकिन अम्मा का बनाया हुआ अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अम्मा भी अच्छी नहीं लगती। अब विदेशी चिप्स ही खाना है, करोड़ों रुपया जाता है। एक और उदाहरण देता हूं, एक विदेशी कंपनी टमाटर की चटनी बेचती है, मैगी। किसान का टमाटर बिकता है 1 रुपए 1.5 रुपए किलो, और मैगी बिकती है 200 रुपए किलो। चटनी टमाटर से बनती है, चटनी 200 रुपए किलो, टमाटर है 2 रुपए किलो। इसी देश में एक कंपनी है, वो चॉकलेट बेचती है, कैडबरीज। दूध से बनती है चॉकलेट, दूध आता है 20 रुपए किलो, कैडबरीज बिक रही है 15,000 रुपए किलो। एक विदेशी कंपनी है, वो टूथपेस्ट बेचती है, कॉलगेट, 27 रुपए का 100 ग्राम, माने 270 रुपए किलो। गाय के घी से महंगा, गाय का घी 200 रुपए किलो, कॉलगेट 270 रुपए। पढ़े लिखे लोग गाय का घी तो रोटी पे लगा के खाते हैं, सस्ता है, और कॉलगेट मुंह में रगड़ के वॉश बेसिन में थूकते हैं, क्योंकि महंगा है। महंगी चीज थूक रहे हैं, सस्ती चीज खा रहे हैं, और कहते हैं हम तो बहुत स्मार्ट हैं। तो मैं कहता हूं और ज्यादा स्मार्ट बनो। तो पूछते हैं क्या करें? मैं कहता हूं ये कॉलगेट महंगा है इतना, घी से भी ज्यादा, इसको थूकते क्यों? रोटी पे लगा लगा के खा लो। मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये कहता हूं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा मूर्ख, मैं उनको कहता हूं एजुकेटेड इडियट्स, और जो बिना पढ़ा लिखा बहुत होशियार। मैंने बिना पढ़े लिखे गांव के किसान को आलू का चिप्स खरीद कर खाते नहीं देखा। मैंने बिना पढ़े लिखे किसान को पेप्सी पीते नहीं देखा। मैंने बिना पढ़े लिखे किसान के बच्चों को चॉकलेट खाते नहीं देखा। वो खाएंगे तो गुड़ खाएंगे, चॉकलेट नहीं खाएंगे। वो खाएंगे तो आलू खाएंगे, चिप्स नहीं खाएंगे। वो खाएंगे तो गाय का घी खाएंगे, लेकिन ये पेस्ट रगड़ के नाली में नहीं थूके। इसका मतलब बिना पढ़े लिखे लोग होशियार हैं, अक्लमंद हैं, देशभक्त हैं, क्योंकि वो पढ़ने नहीं गए। और जो पढ़ गए मेरी तरह से, वो सब के सब हरामी हो गए इस देश में। मैं खुद को भी कहता हूं, दूसरे की बात नहीं। इसलिए मुझे अभी गाली लगता है कि कोई मुझे कहे कि तुम बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, क्योंकि यहां हर पढ़ा लिखा आदमी देश विरोधी काम में लगा हुआ है, देश को बेचने में लगा हुआ है, और हर बिना पढ़ा लिखा आदमी देशभक्ति कर रहा है और देश से वफादारी निभा। और सरकार कहती है सबको पढ़ाओ, माने सबको गद्दार बनाओ। एक बार मैंने भारत सरकार के एक सेक्रेटरी को पूछा, ये सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए? तो उसने कहा राजीव भाई सच्चा बताऊं या झूठा? मैंने कहा सच्चा बता दो भाई। तो उसने कहा कि ये हर आदमी को ये बताने के लिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, जब ये सीख जाएंगे तो फिर टीवी पे पढ़ेंगे सी फॉर कोक, पी फॉर पेप्सी, एल फॉर लाइफ बॉय, एल फॉर लक्स। ये पढ़ना सीख लेंगे तो खरीदेंगे तो कंज्यूमर बनेंगे। तो हर आदमी को विदेशी माल का उपभोक्ता बनाना है, शिक्षित नहीं बनाना। शिक्षा तो कुछ और होती है, वो नहीं देनी, साक्षरता देनी।